तो अभी अभी मैंने लास्ट में यही आपको बताया था कि गांव में 3 तरह के लोग होते थे तमिल प्रदेश में, वेल्लाल, उनियार और एक क्या होते थे बेटा जो सबसे छोटे होते थे, जिसको आपने क्या कहा, कडेशियर, जो दास होते थे, गुलाम होते थे, मजदूर होते थे, उन्हीं को आदिमई भी कहते हैं। फिर हमने क्या कहा, ग्राम भोजक कौन होते थे उत्तर भारत में, तो ग्राम भोजक, उनके फंक्शन पे ध्यान दीजिए। फिर मैंने कहा कि गृहपति कौन कहलाते, छोटे किसान जो होते गृहपति कहलाते, गृहस्थ कहलाते, जो छोटे स्वतंत्र किसान होते थे। यहाँ स्वतंत्र का मतलब है उनकी अपनी खेती होती थी, किसी के यहाँ खेती नहीं करते, गुलामी नहीं करते, ये मतलब है। फिर हमने क्या कहा, जो लोग ऐसे थे जो किसी के ज़मीन पर जाके मजदूरी करते, खेती करते, गुलामी करते, गुलामी मतलब खेत के लिए बंधे हुए मजदूर, बाउंडेड, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मकार या फिर दास। यही था ना, संगम साहित्य के बारे में बता दिया। अब पेज पलटते हैं और आगे देखिए क्या है। देखिए बेटा, आगे पेज नंबर 90 पर एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में एक बात लिखी है, एक निर्धन की चतुराई। जरा गौर फरमाइएगा, यहां शहर की चतुराई को दिखा जा रहा है। शहर में किस प्रकार से चतुराई होती है, व्यापार वाणिज्य होता है, लाभ के लिए काम होता है, और किस तरह से हम बिना पैसा रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। रोज आप फेसबुक पर कहानी सुनते हैं कि कैसे एक लेडीज थी, कृष्णा यादव, 500 रुपये कर्ज लेके सब कुछ व्यापार वगैरह खत्म होकर शहर आई दिल्ली, और फिर 10 सालों में 4 बड़ी अचार कंपनियों की मालिक हुई कृष्णा पिकल्स। और उसकी संघर्ष गाथा है, कैसे ब्रूसली क्या था और क्या पहुंच गया, स्टार बन गया। तो ऐसे देखते हैं अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। तो याद रखिएगा, शहर व्यापार के लिए जाना जाता है और व्यापार एक खास बुद्धि का नाम है, स्पेशल IQs फॉर ट्रेड, व्यापारी बनने के लिए। और ऐसे कई कहानियां हैं जो दादी नानी से आप सुनते हैं। यहां भी ऐसी एक कहानी है, गौर फरमाइएगा। आज का समय एज इट इज ही है, जैसे आज से हजारों साल पहले था शहर का अंदाज, वही आज है, कुछ नहीं बदला है। आप समझ सकते हैं जब मैं कहानी को सूत्र में डालूंगा। बस सुनिए, एक गरीब युवक था, उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। इस मरे हुए चूहे को, जो जिसमें 1 रुपए भी उसके नहीं लग रहे, मरे हुए चूहे को उसने एक उस भोजनालय को बेच दिया जो बिल्ली का भोजन परोसता था। तो बिल्ली के लिए, अपने पालतू बिल्ली के लिए वो व्यक्ति उससे चूहा खरीद लिया। अब उस पैसे को उसने क्या किया, तो अब वो देखा, आगे बढ़ा तो एक राजा का बगीचा था। रात में आंधी तूफान आया था, बहुत सारे डाली टहनियां पेड़ टूट फूट के उखड़ गए थे। माली उसे साफ कर रहा था। माली से उसने कहा क्या कि उनका माली उसे साफ करने की, ठीक है, बात से परेशान हो उठा। उसने कहा कि मैं आपको साफ कर दूं, अगर मैं आपके बगीचे को साफ कर दूं तो ये जो टूटी फूटी टहनियां हैं हमें दे देंगे। माली ने कहा ठीक है। अब टहनियां हो गया। अब ध्यान दीजिए कि उसने उस टहनियों को यहां से वहां उठाने के लिए क्या किया, कुछ बच्चों को कहा, बच्चों तुम लोग को चॉकलेट बिस्कुट दूंगा, यानी 1 पैसा 2 पैसा दूंगा, इन टहनियों को उठा उठा के वहां रखो। रख दिया। अब वो कुम्हार से संपर्क किया और कुम्हार को अपनी भट्ठी में ईंधन चाहिए, लकड़ी। अब वो उसको ज्यादा दाम में लकड़ी को कुम्हार को बेच दिया। देखा आपने, एक मरे हुए चूहे से काम शुरू किया और कुम्हार को बेच दिया। अब हम देखते हैं, कुम्हार को ईंधन की जरूरत थी, ले लिया। अब उसने फिर एक योजना पे काम किया। उसने पानी लिया और पानी नगर के द्वार पर, एंट्री गेट ऑफ फोर्टिफाइड सिटी, नगर के द्वार पर रखा। और वहां पर घास काटने वाले, बेचने वाले लोग होते ना, कि उस जमाने में एक बड़ा बिजनेस था, घास काट करके नगर में बेचना। क्यों बेटा, नगर में रथ चलता था, तांगा चलता था, नगर में भी कुछ लोग पशु पालते थे, गाय भैंस पालते, बकरियां पालते, समझ रहे ना। और सैनिकों के लिए कितने घोड़े होते थे, लाखों की संख्या में होते थे। राजधानी वगैरह में 1000 तो होते ही हैं। तो इनको क्या चाहिए, घास चाहिए ना। और शहर में घास कहाँ से आएगा, तो आसपास के गांव के जो घास काटने वाले व्यवसायी थे, घास काटते थे और वो लाते थे, शहर में बेचते थे। तो इसी नगर द्वार पर जो है 500 घास काटने वाली सब आए अपने घास बेचने के लिए। उन सबको पानी पिलाया, सबको पानी पिलाया, क्योंकि घास काटने वाले मजदूर हैं, फ्री में सबको पानी पिलाया। ऐसे 500 घसवाए थे, पानी पिला दिया।
सबने कहा कुछ पैसे ले लो, बोला ना, जब जरूरत होगी तब हम आपकी मदद ले लेंगे। देखा, जब आप किसी को मदद कर देते और कुछ नहीं बदले में लेते तो उसके ऊपर एक अच्छा आदमी है तो उसके ऊपर एक उपकार होता है कि यार किसी ने उपकार किया है तो उसको चुकाना है। तो अगर थोड़ा सा ज्यादा भी उसको चुकाने में लगेगा तो चुकाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको उतारना चाहता है। तो कह दिया। अब क्या किया उसने, एक व्यापारी से दोस्ती कर ली, घोड़े के व्यापारी से। तो व्यापारी से दोस्ती कर लिया। व्यापारी से दोस्ती किया तो एक दिन उसको पता चला कि एक घोड़े का व्यापारी इस शहर में घोड़ा बेचने आ रहा है राजा के यहाँ, 500 घोड़े लेकर आ रहा है। 500 घोड़े लेकर आएगा तो घास भी तो चाहिए ना। जब व्यापारी 2-4 दिन शहर में टिकेगा, अपने घोड़े को बेचेगा, तो घास चाहिए या नहीं? घास तो उतने देर से ढो के नहीं लाएगा ना, तो घास चाहिए। बिल्कुल सही। अब उसने क्या किया, तो गौर फरमाएंगे। अब उसने क्या किया, जब उसको पता चल गया कि अब घोड़े वाले आएंगे 500 घोड़े लेकर व्यापारी, तब उन सभी घास काटने वालों को कह दिया कि देखो, कल जो है तुम लोग हमें सवेरे एक एक बंडल घास का मुझे दे देना। अपने पानी के बदले मांग रहा है, एक एक बंडल घास का मुझे दे देना और मैं इसे बेचूंगा। जब मेरा बिक जाएगा तब तुम अपना बेच लेना। सबको लगा क्या बात है, 10 बंडल अगर है हमारे पास तो एक बंडल दे दिया, वो अपना बेच लेगा तो फिर मेरा बिक जाएगा। लेकिन सबको थोड़ा पता था कि कल 500 घोड़े आ रहे हैं और इतना डिमांड घास का होगा, ये नहीं ना। बस बैठ गया। अब जो व्यापारी आया तो अपने घोड़े के लिए घास की तलाश तो करेगा। घास वाले सब कोई नहीं है, सबको बोल दिया तुम लोग हट जाओगे, मैं जब बेच लूंगा तब। तो सब गए। तो सबको एक प्रॉमिस में बांध दिया और खुद जो है सबसे, तो 500 बंडल, तो उसके पास घास तो आ गया ना, एक एक बंडल लिया था। कहीं घास नहीं देखा तो मजबूरी में जो घोड़े का व्यापारी था 1000 रुपए देकर वो घास खरीद लिया। 1000। तो ये चीजें बता रहा है कि उसने 1000 रुपए देकर के वो घास खरीद लिया। तो 1000 सिक्के दे दिया और खरीद लिया घास। समझे कितना रुपया कमा लिया। अब उसके बाद बोल दिया तुम लोग बेचो। तो जब डिमांड पूरा हो गया तब वो बेचो तो क्या हुआ, ठीक है, अपनी प्रॉफिट तो ले लिया ना। क्यों? स्कार्सिटी को दिखाना पड़ता है ना, स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी दिखा दिया। ये बिजनेस माइंड की पॉलिसी है। और याद रखिएगा, पूंजीवादी सभ्यता में आज भी आपका हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब प्रॉफिट का मामला है। वही होता है। आप क्या दिखा रहे हैं? स्कार्सिटी। मास्क पूरी दुनिया से उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया, चाइना, क्योंकि ये काम होना है। स्कार्सिटी, और बेच लिया। ये नेचर है। हमेशा व्यापारी लोग चीजों को स्कार्सिटी में रखते हैं, क्योंकि डिमांड हमेशा बना रहे और प्राइस को लेते रहे। दिस इज द वे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये भी हमने आप समझ लिया। तो ये कहानी है, क्या है? एक निर्धन चतुराई, गरीब की चतुराई। देखिए कैसे थे, बिल्कुल ऐसे ही लोग उठते हैं, याद रखना। अब आइए उसी पैराग्राफ के बाद जो नीचे में है वो लिखा हुआ है, मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। कहने का मतलब है, गांव में और शहरों में स्कल्पचरिस्ट, मूर्तिकार होते थे जो मूर्तियां बनाते थे, और मूर्तियों को बनाकर कहाँ रखा जाता था? रेलिंग्स पे सजाया जाता था, एंट्री गेट पर लगाया जाता था, ठीक है ना, प्रवेश द्वार पर, एंट्री गेट पर। और इन मूर्तियों को लोग देखते थे, उन्हीं जगह पे लगाया जाता था जहां से लोगों का आना जाना होता था। ये चीज है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 91 है। यहाँ एक छोटा सा पिक्चर है और पिक्चर में वलय को दिखाया गया है। बेटा, वलय का मतलब राउंड। एक शब्द आया आपके पास, वलय। वलय का मतलब क्या है? राउंड, रिंग, घेरा। कहते हैं ना, 3 कलरफुल रिंग्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न। नहीं, ये चीज है। तो घेरा, रिंग, घेरा, वलय, राउंड। वला, वला ही कहते हैं ना, वही घस के हो गया बाला। ये जो राउंड होता है, कंगन जो पहनते हैं, वला। तो साउथ में अभी भी वला कहते हैं संस्कृत का। हम ये वला कैसे कर लिए? तो ये चीज है। माला, वही माला पे आ गया, जो रिंग हुआ, वलय। अब जानते हैं यहां भी रिंग होता है। जैसे हम लोग खूब खा पी ले हम ही, तो पेट में क्या होता है? फोल्ड आ जाता है ना, ये भी वलय होता है, फोल्ड, रिंग्स बनते हैं। ठीक है। और एक किताब है बेटा, आप लोग तो समझदार है, वात्सायन ने एक अच्छी किताब लिखी थी, कामशुद्ध, स्त्री पुरुष के संबंध के जीवन पर आधारित, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से लिखी गई किताब है। नो डाउट बहुत साइंटिफिक अप्रोच है और सबको पढ़ना चाहिए। जो एडल्ट है उसको पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
माता पिता को खास करके पढ़ना चाहिए जब उनको अपने बच्चों की शादी करनी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग माँ बाप की होनी चाहिए कि कैसा दूल्हा चाहिए, कैसी दुल्हन चाहिए। ये इसके लिए बहुत अच्छी किताब है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को बेटा इसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ठीक है, प्योर जो है उसके नाम पर कई बिकते हैं पर नहीं, जो ओरिजिनल है वो खरीदिए, पढ़िए। वात्स्यायन का कामसूत्र, तो उसमें भी स्त्रियों के पेट में जो फोल्ड पड़ते हैं ना उसको वलय कहते हैं। और पटना की स्त्रियों के जो पेट में, जैसे बिहार पटना सब जगह का अलग अलग है, भोजपुर का, तो अगर 3 फोल्ड्स स्त्री के में पड़ता है तो उसको बहुत ब्यूटीफुल माना जाता था। जैसे साउथ इंडियन कुछ हट्टी कट्टी लेडीज हीरोइन होती है, पर एक समय आया हिप्पीज का जिसमें तो सुख के कांटे हो जाए, नहीं फैशन टीवी की तरह, उसको अच्छा माना जाता है। आज जो है जो नॉर्मल है उसको अच्छा माना जाता है। तो समय के साथ सुंदरता के पैमाने गढ़ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब वलय मतलब रिंग, कूप का मतलब कुआं। तो पहले क्या होता था, जो किचन में वर्क सब होता था तो पानी जो सिंक में जाता था तो ऐसे सिंक तैयार किए जाते थे, वलय कूप जिसमें पानी जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सारे वलय कूप मिले हैं, वही दिखा रहा है फोटो में, दिल्ली में मिला वलय कूप। तो वलय कूप क्या होता था, तो ये याद रखिएगा, अनेक शहरों में वलय कूप थे। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। गुसल खाना मतलब क्या होता है, किचन। नाली वगैरह के पानी जहां जाते थे वलय कूप, आज भी तो देखते हैं ना, जो हम कहते हैं सिंक में चला जाता है फिर वहां से निकाल लेते हैं, तो वलय कूप। आज देखिएगा कितने वलय कूप हैं, यकीन मानिए हमारे सड़क के नीचे पूरा का पूरा सीवर बना हुआ है, सीवर के ऊपर सड़क चलती है शहरों में, और हर जगह छोटे छोटे वलय कूप है जहां से कचरे निकाले जाते हैं। देखते नहीं, हर सप्ताह 15 दिन पर कचरे निकाल के बाहर रख दिए जाते हैं, देखा होगा। वलय कूप वही है बेटा। तो उस जमाने में वलय कूप होता था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के तहत, वही कह रहा है। तो दिल्ली में वलय कूप मिला, मथुरा शहर में भी मिला है, और भी जगह मिले हैं। तो याद रखिएगा ये नाली के रूप में इस्तेमाल होता था, कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल होता था, और गुसल खाने में भी रहता था, यानी किचन के पास भी रहता था, आज भी रहता है हर जगह। अब आइए, वलय कूप के घरों में होते थे, तो प्राय वलय कूप कहाँ होता था, हर व्यक्ति के घर में होता था। तो वलय कूप हर व्यक्ति के घर में होता था, ये याद रखिएगा, बिल्कुल होता था कूड़ेदान के तौर पर। अब आइए, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है, इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। इनमें से कौन से स्तूप में, स्तूपों पर, ठीक है, या उसके रेलिंग पर शहर से जुड़े जीवन शैली के चित्र चित्रांकित हैं, यानी जो अर्बन लाइफ स्टाइल के चित्र इनमें से किस स्तूप पर है, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है उसका जो प्रदक्षिणा पथ है ना वो 2 है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है, एक थोड़ा हाइट पे है। तो याद रखिएगा कौन से भारत का या विश्व का एकमात्र स्तूप है जिसके 2 प्रदक्षिणा पथ हैं, सांची, अशोक ने इसे बनाया था। इसके 4 एंट्री गेट हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, 2 प्रदक्षिणा पथ, 4 एंट्री गेट, और जैसे मैंने कहा शहरी जीवन से जुड़े चित्र भी वहां पर है। चलिए अब आगे आइए। अब बेटा जैसे मैंने कहा कुछ बंदरगाह थे उस समय में, उसका भी जिक्र है। तो देखिए पेज नंबर 92, और बेरी गाजा यानी भरूच का यूनानी नाम, ध्यान दें बेटा। भारत के नक्शे को ले लीजिए, और भारत के नक्शे के संदर्भ में आप देखिएगा, चलिए कुछ ही सही, इस जगह पे, ये जो मैं बता रहा हूं इस जगह पे, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो खंभात की खाड़ी है वहां पर एक पुराना आज भी बंदरगाह है, जो प्राचीन काल से बंदरगाह था, जिसका नाम था संस्कृत में भारूकक्ष, भारूकक्ष, ठीक है, उसी को नाम मिला भड़ौच। तो भारूकक्ष ही भृगु, ध्यान देंगे, भृगुकच्छ, भारूकक्ष, भड़ौच, भरूच, ये चारों नाम अपने यहां हैं। और इसी नाम को ग्रीक, यूरोपियन
यूनान के लोगों ने कहा बेरी गाजा। समझ में आई? तो हमारे गुजरात के खंभात की खाड़ी में, दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेश में, यहां पर एक क्या था? बंदरगाह, जो आज भी है। प्राचीन काल में उसका नाम क्या था? भारूकक्ष, भड़ौच, भड़ूच। और यूनानियों ने इसे नाम क्या दिया? बेरी गाजा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा। तो बेरी गाजा के बारे में है दिया हुआ कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समंदर में आने वालों के लिए नाव चला पाना बड़ा कठिन था, अतः राजा के द्वारा कुछ नियुक्त अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहां जहाज लाते थे। जरा गौर फरमाइएगा, ये बता रहा है कि यहां पर राजा जो है कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स नेविगेटर्स को, मछुआरे को अपॉइंट किया था जो कम पानी वाले शैलो वाटर में भी शिपिंग अच्छा कर सके। अर्थात यहां पर जो अन्य देशों के जहाज आते थे, वहां पे कम पानी की वजह से जहाज में कठिनाइयां होती थी चलाने में, तो उसके बाद वहां के जो लोकल नेविगेटर्स, फिशरमैन थे, वो उसको सपोर्ट करके ले आते थे इस बंदरगाह पे। ये मतलब अब है इस बंदरगाह से हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। जो हमारा इंपोर्ट आइटम था, डेफिनेटली वेस्ट साइड में है, तो ये यूरोप से आ रहा होगा, अफ्रीका से आ रहा होगा, यूरोप से आ रहा होगा, नहीं, वेस्ट एशिया से आ रहा होगा। याद रखिएगा, यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से। क्या चीज है जो वहां होता होगा, जो ये लोग मंगाते होंगे, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए ये लोग क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने बेरी गाजा में क्या लाया? शराब। तो इंडिया के लोग बेरी गाजा के थ्रू शराब इंपोर्ट करते हैं। और शराब के लिए कौन सा? यूरोप। तो यूरोप कहां नजदीक पड़ेगा? बेरी गाजा के ना, या ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पे? नहीं, बेरी गाजा। तो अपने आप समझ जाइएगा, शराब भारत में तो नहीं, तो शराब इंपोर्ट होता था। शैंपेन, स्कॉच, ये सब तो आज भी होता है। अशोक के समय में जो था बिंदुसार, हरी बोतल वाली शराब यूनान से मंगाया था। बात समझाई? हरी बोतल वाली शराब। दूसरा क्या था? तांबा। खेतरी का माइंस तो था, लेकिन ऑलरेडी वो अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इन सब क्षेत्रों से कॉपर भी इंपोर्ट करते थे, ईरान से खासकर। तो ईरान तो वेस्ट में ही था, तो ईरान से ये आ जाता था। फिर अगला क्या बनाते हैं? टीन। भारत में हमेशा टीन का उत्पादन बहुत कम रहा। मलेशिया वगैरह में तो बाद में मिला। हजारीबाग झारखंड के पास टीन था, लेकिन वहां से कम होते थे, उधर के लोग यूज कर लेते। तो ये टीन कहां से माने थे? ईरान से, अफगानिस्तान से, समुद्री मार्ग से टीन भी मंगाते थे। अब है सीसा। रिमेंबर, सीसा सबसे ज्यादा आज भी, लेड का उत्पादन सबसे ज्यादा आज भी कौन करते थे? करता है रशिया, फिर फ्रांस, फिर अदर देश। ये है, आज भी सीसे का बड़ा उत्पादक रशिया है। लेकिन रशिया के थ्रू आता होगा, लेकिन ये कहां से मंगाते थे? मेसोपोटामिया, यानी ये जो आपका असीरियन सभ्यता था, इराक, सीरिया, वहां से सीसा आता। सीरिया सीसा, इराक आता था। फिर क्या मंगाते थे? मूंगा। मूंगा की चट्टान होती थी, तो मूंगा मंगाते थे शो के लिए वगैरह के लिए, तो मूंगा मंगाया जाता था। पुखराज। पुखराज जो है ये कीमती जेम्स होता, जो ईरान से, बदखशा अफगानिस्तान से आता था। पुखराज। कपड़े, जो उलेन गारमेंट्स होते थे, ये मंगाते थे। सोना, ईरान से, अफगानिस्तान से गोल्ड भी आता था, अफ्रीका से भी आने का जिक्र है। चांदी, सिल्वर भी मंगाते थे, और सिक्कों का आयात भी करते थे, क्योंकि चांदी मंगाते थे तो वो सिक्के के रूप में मंगा लेते थे। ये है आपका पॉइंट क्लियर। अब है कि हम बेरी गाजा से क्या क्या एक्सपोर्ट करते। बेरी गाजा को माइंड मेकअप करिए, भरौच, और यहां से क्या इंपोर्ट हुआ देख लिया। अब क्या हम एक्सपोर्ट करते? तो जो चीजों को उनको कमी थी, लैविशनेस था, या भारत की पहचान थी, तो देखिए हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियां। भारत हमेशा से आयुर्वेदिक चीजों का, स्पाइस का, मसाले का, मेडिसिन का एक्सपोर्टर रहा है। आज भी जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है। आज भी हाइड्रोक्लोरोक्विन, नहीं, पैरासिटामोल 100 से ज्यादा देशों को कोविड-19 के तहत सप्लाई किया गया है। तो भारत इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। उस टाइम में भी थे, तो हम औषधि का निर्यात कर रहे हैं, हिमालय की जड़ी बूटियों का निर्यात कर रहे हैं। और क्या? हाथी दांत। भारत में आपको भी मालूम है, एलिफेंट, आज भी देखिए
हम इतने ज़्यादा हैं कि अब हम इतने अमानुष हो गए कि बॉम्ब डाल के उड़ा देते हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में गाय के मुंह में पूरा जबड़ा ब्रस्ट कर दिया। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं नक्सली अपना टेस्टिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बड़े लेवल पर, तो अगर हाथी को उड़ाने के लिए इतना बड़ा बॉम्ब चाहिए तो एक इंसान को एक लड्डू में इतना देने से क्या बात बन जाएगी, ये वो तय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नक्सली समस्या मुझे लगती है, चाहे वो जो भी कहे, पर मुझे ये नक्सली समस्या लग रही है। और देखिए एक कहाँ पे कांड हुआ है, केरल में, जहाँ पे नक्सली पहुंच चुके हैं साइलेंट वैली में, और एक कहाँ हो रहा है, हिमाचल में, जहाँ गाय मारी गई है। तो मायने रखता है, नक्सलियों की बात होगी। अब आइए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था हाथी दांत, और याद रखिएगा हाथी दांत और उससे जुड़े नक्काशी या कलाकारी के संदर्भ में उड़ीसा हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। हाथी दांत मोस्टली उड़ीसा से ही सब जगह जाता था, गुजरात के थ्रू भेजा जाता था। फिर है आपका गोमेद। गोमेद बहुत ही कीमती पत्थर होते थे, जेम्स, वो भी सेट किया जाता था। कार्नेलियम, बहुत ही अच्छा कार्नेलियम, मेरे ख्याल से ब्लू शेड का होता है, वो भी बेचते थे, जेम्स था। सूती कपड़ा, कॉटन तो भारत के लिए हमेशा याद ही रखेगा। रेशम, बिल्कुल, जो रेशम हम लाते थे चाइना से, ठीक है, समुद्री मार्ग से और कश्मीर वाले मार्ग से, वो गुजरात से फिर हम यूरोप अफ्रीका के लिए बेचते भी थे। तो रेशम का इस तरह लाते थे फिर बेचते थे, तो रेशम है। उसके बाद है यहाँ से जो है आपका निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी लोग जो थे विशेष वस्त्र उपहार लेकर आते। तो यहाँ के जो राजा अमीर थे, अब राजा के राज में आ रहे हैं तो कुछ तो विशेष उपहार लेके जाएंगे, ये उपहार लेके जाते, जैसे चांदी के बर्तन, ठीक है, गायक गायिका होते थे। गायक जनरली जो टीनेजर गायक था, सोनू निगम, ये इद्रिस हमारा है बहुत अच्छा गायक, और बहुत अच्छे अच्छे तो गायक इस बार जो है कौन इंडिया में सब गाते रहते। तो मतलब ये नए नए गायक सब होते, उनको लेके आया जाता था जो दरबार में रहता था, फिर उसमें एक साथ महान गायक बन जाता था। और सुंदर लड़कियां भी लाते थे लोग उपहार में, ठीक है, सुंदर औरतें। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का ही तो अभी बात चल रहा है ना, अमेरिकन जो जर्नलिस्ट थी यहाँ पर, उसके कितने संबंध कैसे बन गए, जो 3 दिन से ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो हैं इन हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी हनी ट्रैप में आज का ही न्यूज़ है ना कि 2 हमारे राजस्थान के सेना के सिपाही जो हैं फेसबुक में हनी ट्रैप में फंस गए और सारी चीज़ों को लीकेज करते रहे और अपना पैसा कमाते रहे। तो हनी ट्रैप इसको कहते हैं, जिसमें लड़कियों को आगे करके जो है अपना काम निकाला जाता है, जासूसी का। तो याद रखिएगा, सुंदर औरतें, यूरोप तो जनरली भारत के कंपेयर में देखा जाए तो एक होता है ना, गोरी चिट्ठी सुंदर, तो हमेशा अट्रैक्शन पॉइंट रहा। तो यूरोप की स्त्रियां, और हर जगह लोग बेचते थे गुलामों के तौर पे, तो खरीदे बेचे जाते थे। तो ये यहाँ से भी पकड़ के ले जाते थे, वहाँ से भी लाते थे, तो ये सब चीज़ें, तो सुंदर औरतें भी ये सब उपहार में दिए जाते थे। चलिए, अब आपका यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि शराब भी आते थे, उत्कृष्ट कपड़े भी आते थे उपहार के तौर पे, और एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से मतलब कौन सी 2 चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। तो याद रखिएगा, 2 चीज़ों का जो प्रयोग नहीं करते, एक तो आयरन यानी लोहा, क्योंकि लोहे का आविष्कार ही वैदिक काल में हुआ, उसके समय में हुआ ही नहीं, तो नहीं करते। दूसरा डायमंड, हीरे का भी खोज नहीं हुआ था। देखा आपने डायमंड कहीं आया हीरा चर्चे में? तो डायमंड और आयरन का प्रयोग नहीं करते थे इंडस वैली वाले। अब बेटा नेक्स्ट है आपका सिक्के के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के समय 6th सेंचुरी BC में व्यापारियों के समूहों ने सिक्के का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, सिक्के बनाए, और वो तांबे के, सोने के, चांदी के, कांसे के होते थे। और उन सिक्कों पर अपना कुछ डिजाइन जो है ठप्पा मार के दे देते। तो ठप्पा मारने को आहत कहते हैं। आहत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंचिंग। तो मार्किंग करते थे डिजाइन, तो पंच मार्क्ड आहत सिक्के कहलाए, जो 500 साल तक चलते रहे। जो गौतम बुद्ध के समय 6th सेंचुरी BC में कौन इंट्रोड्यूस किया? ए ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स नोन गिल्ड। जैसे आज है ना फिक्की, एसोचैम, PhD कॉमर्स, ये तो नाम सुना होगा। CII नहीं, CII क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की सब। तो ये सब जो है व्यापारियों का समूह है। वैसे उस समय भी व्यापारियों का समूह होता था, उसे क्या कहते थे? श्रेणी। द
A group of traders that's called श्रेणी that time in English today guild. और जो श्रेणी के चीफ होते चेयरमैन उसको कहते हैं श्रेष्ठी, ठीक है। और जो व्यापारियों के कारवा जो डेलीगेट्स ऑफ ट्रेडर्स होते उसका जो चीफ होता है उसे क्या कहते हैं, शार्थवा। समझ में आई बात। व्यापारियों के समूहों के, ठीक है ना, जो बिजनेसमैन थे ट्रेडर्स के समूह थे उसको चीफ कहते हैं सार्थवा। पूरे व्यापारिक समूहों के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते थे, श्रेणी। और ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को क्या कहते हैं, श्रेष्ठी। श्रेणी, श्रेष्ठी, शार्थवा, ये सब होते। वही सिक्के जारी किए, राजा ने बस मान्यता दी। याद रखिएगा सिक्के जो चले पंचमार्क, यही वो कहला रहा है, उसी के बारे में कह रहा है। तो चांदी सोने के सिक्के होते 500 साल तक चले, इन्हें आहत सिक्के कहते थे। क्यों आहत कहते थे मैंने अभी बताया, ठप्पा लगता था इसीलिए। अब आपका पेज नंबर 93 है और बॉक्स में संगम लिटरेचर के समय का एक छोटी सी प्यारी सी कविता है जिसमें समंदर के किनारे रहने वाले वो परिवार जो नमक बनाते हैं और दूर प्रदेश में जा कर के नमक को बेचकर बदले में चावल खरीदते हैं, क्योंकि नमक तो नहीं खा सकते ना, पर सबों को नमक चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो अगर मैं नमक बनाता हूं तो गाड़ी पर लाद लेते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ और फिर चले जाते हैं दूर दराज के गांव में जहां जिसको नमक है, नमक बेचते हैं। और नमक बेचते हैं तो बदले में क्या लेते हैं, चावल, राइस, धान, और वो फिर लाते हैं, कूट खाते हैं। तो जैसे नमक बना लेते थे तो नमक की गाड़ी पर नमक लाद करके अपने बीवी बच्चों सहित चल देते थे। और नमक बहुत भारी होता है, हैवी होता है। तो समंदर का किनारा, डेल्टा रीजन, तो कभी कभी गाड़ी फंस जाती तो उसको खींचना बड़ी मुश्किल से जिना। नमक लदा हुआ बैल, एक मुहावरे होते थे साउथ इंडिया में, अभी तक भी होते हैं, यानी लैडन जैसे कहते हैं ना। तो नमक से भरी हुई गाड़ी का जो बैल होता है बहुत मेहनत कश होता है, बहुत खींचना पड़ता है। और ये जो परिवार होते थे, पूरा परिवार उसी बैलगाड़ी पर बंजारे की तरह यात्रा करते थे, नमक बेचते थे और चावल खरीदते थे। तो उसके बारे में एक छोटी सी कविता जो बहुत ही मार्मिक है, जरा देखिए। संगम साहिब की इस छोटी सी कविता को पढ़ो, जरा सुनिएगा। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे, याद रखिए, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे, जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से चमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। और आखिर में एक लाइन देखिए, क्या कहता है, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। कहने का मतलब है सफेद चादर सी क्या थी, नमक की खेती। देखते हैं सफेद होता है ना, समुद्र के किनारे नमक की खेती होती है, तो सफेद चादर सी नमक की खेती चमकती हुई रहती है, जब धूप पड़ता है तो बहुत डैजल करता है। और नमक लदा हुआ बैलगाड़ी लेके धान खरीदने के लिए जाते थे। इससे ये पता चला कि साउथ इंडिया में नमक का व्यापार किस वस्तु के साथ होता था, तो बार्टर सिस्टम में नमक से चावल खरीदे जाते थे, ये याद रखिएगा। धान से ताड़ी, टूड़ी भी खरीदे जाते थे। ये चीज है, बड़ी अच्छी कविता है, संगम काल की है। नमक और धान के आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली को बताता है। तटीय प्रदेशों में लोग नमक उत्पादन करते थे और गांव में बेच करके धान लाते थे, ठीक है। पूरे परिवार साथ चलते थे नमक से लदे हुए बैलगाड़ी वाले। याद रखिएगा, ये थोड़ा एडवांस में जाएगा, ये खूब सवाल आते हैं। अब आइए, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। अब बता रहा है जो नगर होते थे उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती, डेफिनेटली। बेटा गांव में हमारी, हाँ देखिए बेटा, ये देखिए, ये नमक की खेती है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा नमक का है। मैं केरला जाता हूँ, रामेश्वरम जाता हूँ, तो जो पूरा का पूरा तमिलनाडु का मदुरई से लेकर के कन्याकुमारी के बीच का रास्ता, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, नमक की खेती हो रही है, नमक बनाया जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, पूरा नमक है, ठीक है। चलिए, ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब शहर देखिए, मैं टीचर हूं, कोई पुलिस में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई सिविल में है, कोई डॉक्टर है, कोई गार्बेज उठाने के लिए आते हैं, कोई पेपर देने आते हैं, कोई दूध पहुंचा जाते हैं, हम सबको घर जाके ट्यूशन दे देते हैं, ट्यूशन पढ़ा देते हैं, नहीं कितने हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। तो
पॉलिटिक्स का काम है, इकोनॉमी का काम है, प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम है, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल है। पर गांव में क्या होता है, किसान है, पशुचारक हैं, मूल रूप से दो ही हैं, और फिर शिल्पियों का काम है। तो वहां पर वेरिएशंस ऑफ एक्टिविटीज लिमिटेड होता है, शहर में वेरिएशंस ऑफ एक्टिविटीज अनलिमिटेड होता है। बट एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता, एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाती है पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता। तो गांव में जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसके बारे में है। यहां पर मथुरा शहर की एक्टिविटीज के बारे में मथुरा शहर को उठाया है। बेटा मथुरा शहर भी लगभग 2500 वर्ष पुराना है। गौतम बुद्ध के समय में मथुरा इंपॉर्टेंट होने लगा था। तो चलिए, मथुरा 2500 साल पहले का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे। ध्यान देंगे जरा, देखा जाए तो बेटा ये मथुरा आएगा यूपी में, ये देखिए इस जगह पे, ठीक है, ये मथुरा होगा देखा जाए तो। मथुरा से क्या होता था, एक नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड रूट आता था और ये मथुरा में आता था, और फिर वो ईस्ट की ओर चला जाता था, और फिर पाटलिपुत्र से फिर समंदर के रास्ते चला जाता था साउदर्न ईस्टर्न के लिए। तो एक तो जो था आपका नॉर्थ, जिसको कहते थे उत्तरापथ, उत्तरापथ यहाँ पे मथुरा पे जुड़ता था। पूरब के जो रास्ते थे वो भी आते थे, तो उत्तरापथ, इसको पूरा को क्या कहते हैं, उत्तरापथ, नॉर्दर्न रोड। और मथुरा से एक रास्ता यहाँ उज्जैन की ओर आते हुए, उज्जैन की ओर कहाँ आता था, भरूच, और यहां से फिर साउथ इंडिया चला जाता था, दक्षिणापथ। अर्थात मथुरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, ट्रेड सिटी। यहां पर दो रास्ते आके मिलते थे। एक दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता था, दक्षिणापथ, जो मथुरा से निकलता था, ठीक है, जो मथुरा से निकल करके उज्जैन होते हुए भड़ौच, बेरीगाजा तक आके दक्षिण भारत चला जाता। और जो उत्तरापथ कहते हैं, जो हमारे ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल से शुरू होकर के पाटलिपुत्रा वगैरह होते हुए, वैशाली होते हुए, कलसी होते हुए, और वो चला जाता था मध्य एशिया की ओर, तक्षशिला की ओर। तो वो उत्तरापथ जो है वो मथुरा इंपॉर्टेंट था। तो मथुरा जो है उत्तरापथ मार्ग और दक्षिणापथ मार्ग दोनों का कनेक्शन पॉइंट था। यहां दो रास्ते थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बेल्ट था। तो मथुरा में यही कह रहा है कि दो प्रमुख रास्ते आकर यहां मिल जाते थे। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, याद रखिएगा, ये शब्द मत भूलिएगा, ये दो रास्ते हैं, ठीक है। और मथुरा नगर की किलेबंदी भी थी, फोर्टिफिकेशन भी था, चारों तरफ से किला बना दिया गया था। अनेक मंदिर यहां शुरू से रहे। यहां शुरू से मतलब है, याद रखिएगा, ये मंदिर गुप्त काल में हुए। याद रखिएगा, गुप्त काल से पहले भारत में मंदिर का कोई एविडेंस नहीं है, तो गुप्त काल में यहां बहुत मंदिर रहे। हाँ, मूर्ति पूजा जो देखते हैं, मूर्ति पूजा मंदिर से पहले देखते हैं, मूर्ति पूजा है कुषाण काल में ही है। महावीर स्वामी का मूर्ति बन रहा है, महावीर स्वामी के अलावा गौतम बुद्ध का बन रहा है। तो ये चीज है, तो ये बता रहा है। फिर है आपका मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। डेफिनेटली यहां तो बच्चों की किताबें डिटेल नहीं होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। अलेक्जेंडर आया तो गया, पर रोम से जो है एक कला, संस्कृति, ट्रेड जुड़ गया। और जो गंधार था वो एक बड़ा सा मूर्ति कला का केंद्र धीरे धीरे उभरने लगा। और कुषाण साम्राज्य में कनिष्क के समय देयर वर टू मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, यानी दो ऐसे मूर्ति कला केंद्र के रूप में विकसित हुए दो जगह। एक गंधार, इसको कहते हैं गंधार आर्ट, और दूसरा मथुरा आर्ट। कनिष्क या कुषाणों की दो राजधानियां थी। वन वॉज पेशावर, नोन एज पुरुषपुर, पाकिस्तान। सेकेंड इज मथुरा। तो मथुरा और पेशावर दो राजधानियां थी। तो आज के जो पाकिस्तान है वहां पे एक है जगह गंधार। तो गंधार में मूर्ति कला विकसित हुई और बहुत विकास बढ़ गया। और ऐसे ही मथुरा में भी ये दो मूर्ति कला, चूंकि हम जीएस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं, ऐसे ही जब सातवाहन आएगा तो दो मूर्ति कला होगा, एक अमरावती, एक नागार्जुन कोंडा। तो
तो 4 मूर्ति कला सेंटर की बात होगी। हॉट क्वेश्चन आता है, जब वहां हम उसको पढ़ाएंगे ऑब्वियसली वो वीडियो हम आपके भी पेज पर डालेंगे, अपलोड करेंगे, घबराइएगा मत। तो ध्यान देंगे। तो अनेक मंदिर थे, मूर्तियां बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, बता ही दिया, क्योंकि 1st सेंचुरी एडी के आसपास कनिष्क जो है शासन कर रहा है। तो ये चीज है। और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर काफी थे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार की मात्रा मतलब बहुत थे। और क्या है, यहाँ पे कृष्ण भक्ति का केंद्र था। कृष्ण भक्ति से संदर्भ है लगभग 2nd सेंचुरी बीसी के समय में हम देखते हैं वृष्णि कुल के वीरों के तौर पे कृष्ण की पूजा शुरू हुई, जिसे भागवत संप्रदाय के रूप में आगे पहचान मिली। पंचायतन श्रेणी भागवत संप्रदाय, जो आगे बात होगी। तो याद रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक सॉलिड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है, गौर फरमाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो उसमें आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी 12th का पढ़िएगा, एंशिएंट इंडिया, उसी में आ जाएगा, गौर फरमाएंगे। कुषाण कालीन मथुरा क्षेत्र में अनेकों मूर्तियां गौतम बुद्ध की, महावीर, जैन की मिली, लेकिन एक भी मूर्ति कृष्ण का नहीं मिला। मथुरा में ही कृष्ण की एक भी मूर्ति कुषाण कालीन नहीं है। हॉट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चलिए, तो एक तो ये बात हो गई। अब है हमारा मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियां अनेक अभिलेख मिले, संक्षिप्त अभिलेख मिले, मतलब शॉर्ट जो है इंस्क्रिप्शन मिले। मथुरा में याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिसे बताता है स्त्री और पुरुष मिल करके डोनेट करते थे, लोगों को दान पुण्य करते थे। मंदिरों का बहुत उल्लेख है, चढ़ावा चढ़ाया जाता था। यह मंदिरों का उल्लेख से मतलब है क्या, बौद्ध धर्म जैन धर्म के चैत्य से होगा, पूजा स्थल से होगा। मथुरा के अभिलेख में सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी बनाने वालों का, माला बनाने वालों का, इत्र बनाने वालों का काफी उल्लेख है। यानी ये माला बन रहा है, इत्र बन रहा है, टोकरियां बन रही है। यानी कहने का मतलब ये एक अच्छा शहर है, बसा हुआ है, वेल मेंटेन है, और साथ साथ हर तरह के व्यवसाय हैं, मंदिर वगैरह है, क्या कहते हैं आपको, विहार है, बौद्ध विहार, जैन विहार। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें बिकेंगी। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो अभिलेख मिले हैं उसमें सुनार का, लोहार का, बढ़ई का, माली का, माला बनाने वाले, कपड़े बुनने वाले, सबका जिक्र है, टोकरी बनाने वालों का जिक्र है, बास्केट बनाने वालों का। तो ये चीज है। शिल्प तथा शिल्पकार, अब आपका जो चैप्टर है उसी में शिल्प, शिल्पकार। शिल्प मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। तो दिया हुआ है कि शिल्पों के नमूने यहाँ काफी मिले हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है मिट्टी के बर्तन बहुत पतले, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल बनते। जनरली इसको कहते हैं NBPW, एन नॉर्दर्न यानी उत्तर, बहुत बाद का। पी जो है इसको कहते हैं आप पॉटरीज, डब्ल्यू मतलब वेयर। तो याद रखिएगा ये आपका है। तो NBPW का मतलब क्या हो गया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, यानी उत्तर काल के काले रंग के वो मृदभांड मिट्टी के जो एकदम पॉलिश किए हुए रहते थे, चमकता था। इसी को कहते हैं आप उत्तर काले चमकीले पात्र। तो NBPW, हॉट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये हॉट क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत मिले, प्रायः काले रंग के खास चमक वाले मिलते थे, यानी वही काले। अब है कपड़ों का उत्पादन। मथुरा में जो कपड़े उत्पादन होते थे उसे शाटक कहा गया है। हॉट क्वेश्चन है। मथुरा के कपड़े को, सूती वस्त्र को क्या कहते थे, शाटक। और जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति मथुरा में बना है, जो संन्यास में है और एक पतला सा चादर जैसा कपड़ा पहने हैं, वो शाटक है। सवाल पूछेगा, ठीक है। तो मथुरा में जो बनते हैं उसको क्या कहते थे, शाटक। ये ध्यान में रखें। अब अगले पॉइंट पर आइए। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था कपड़े के निर्माण में। देखिए, मथुरा उत्तर में आ गया, वाराणसी भी उत्तर में आ गया,
और दक्षिण में मदुरई शहर तमिलनाडु में कपड़ा निर्माण का केंद्र था, ये बता रहा है। अब जो है यहां पर कपड़े के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों लगे हुए थे। आज भी टेक्सटाइल्स में दोनों का काम होता है। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे, जिसे श्रेणी कहते, अभी बता दिया हूं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था कारीगरों को, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, तैयार माल का वितरण करते थे, जबकि व्यापारियों को श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। तो ये चीजें हैं। तो जो व्यापारियों का समूह होता, उसी की जिम्मेदारी थी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाओ, जो काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है ना, ये सब काम उनका होता था, और व्यापारी व्यापार करते थे। तो ये चीजें, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती। जो व्यापारियों का समूह होता था ना, श्रेणी, जैसे हमने फिक्की CII से अभी तुलना की है, तो वो क्या करते थे, पैसा भी इंटरेस्ट पर लगाते थे, सूद पर, तो पूंजी का भी प्रबंध करते थे, बैंक के रूप में काम करते, इंटरेस्ट पर पैसा देते थे और इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ले लेते थे। तो बहुत बड़े बैंकर्स के रूप में भी ये इस्तेमाल हो रहे थे श्रेणी, ठीक है। अब आइए, जो लोग पैसा जमा रखते थे उनको निवेश में लाभ होता था, और लाभ का पैसा उनको दिया जाता। कुछ तो ऐसे थे जो निवेश कर दिए और कहा जो लाभ होगा वो मंदिरों को दान कर दे, मठों को दान कर दे, विहारों को दान कर दे, गरीबों को दान कर दे, ये भी था। तो उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा कर लेते थे सौदागर, और कुछ मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दान करते थे। तो आज भी देखते हैं भारत में कितना दान पुण्य होता है, साईं बाबा में, नहीं, फिर तिरुपति बालाजी में, और हर जगह। अब आइए अबाउट, हाँ, अब लिखा हुआ है यहाँ सूत काटने और बुनने के नियम, बॉक्स में है, पेज नंबर 95 पे है, बट समय कहता है कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसको चैप्टर जो है ये, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु के बारे में है, ठीक है। अन्यत्र भी बहुत अच्छा है। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा वो 9 चैप्टर का थोड़ा सा 20 मिनट लेंगे, उसका चैप्टर 10 में चलेंगे और 11 में चलेंगे। तो याद रखना है कि कल और परसों लगे हाथ हिस्ट्री ही होगी, और वेडनेसडे को हिस्ट्री आपकी फिनिश्ड हो जाएगी। देन वी हैव टू स्टार्ट ज्योग्राफी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।